हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। पहली बात तो इसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके नियम क्या होते हैं। फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? तो देखिए, जब अपन मान लें कि दो व्यक्ति हैं, जैसे यहाँ आप उदाहरण देखें, एक व्यक्ति है ही और एक व्यक्ति है मी। दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात हुई। सपोज करें कि ये एक व्यक्ति ही ने ये दूसरे व्यक्ति मी से कहा, ठीक है ना। दो व्यक्तियों के बीच में बात हुई। अब ही ने जो बात कही उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द उसने बोले थे उन्हीं शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के, यानी कोई चेंज नहीं कर रहा, जैसा उसने बोला था बिल्कुल वही के वही शब्द डायरेक्टली आपको दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये उसी तरह से जैसे किसी पर्ची में लिख करके कोई बात कह दी। उसने कोई पर्ची में लिख के कहा कि आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री नाउ, एक पर्ची में लिखा, ये पर्ची ला के मैंने आपको पकड़ा दी, तो जैसा उसने कहा था डायरेक्टली आपको दे दिया, कोई चेंज नहीं करा। जो शब्द उसने बोले थे वही के वही शब्दों को हम दूसरे को बता रहे हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं कर रहे, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे ही नाम के व्यक्ति ने मी से कहा कि मैं एक फैक्ट्री में अभी काम कर रहा हूँ। अब ये बात मैंने आपको किसी तीसरे व्यक्ति को मेरे को बताना है। किसी तीसरे व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ही ने आपसे क्या कहा था, ठीक है ना। कोई तीसरा व्यक्ति है, उसने मुझसे पूछा कि ही और आपके बीच बात हुई तो ही ने आपसे क्या बोला। तो मैंने कहा कि उसने कहा कि मैं एक फैक्ट्री में अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये बात जो उसने मुझसे कही थी, जो शब्द उसने कहे थे, मैंने वैसे की वैसी बता दी। अब इससे क्या होता है फ्रेंड कि हो सकता है कि उस सुनने वाले को ये कंफ्यूज हो कि मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कौन, ही जिसने मुझसे कहा था वो, या मैं? ये बात यहाँ पे आई कौन है, इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता। काम कर रहा हूँ यानी अभी कर रहा है, या जिस समय बोला था तब कर रहा था। हो सकता है ये बात 20 साल पहले हुई हो। 20 साल पहले वो व्यक्ति मुझसे मिला, उसने कहा कि मैं अभी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, और आज मैं 20 साल बाद ये बात किसी को बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि उसने मुझसे कहा था कि मैं अभी एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो पहली कन्फ्यूजन तो ये है कि मैं कौन, वो कर रहा है या आप कर रहे हो। दूसरा कन्फ्यूजन है कि अभी कर रहा है कि उस समय कर रहा था। तो ये बात क्लेरिफाई नहीं हो पाती कई बार, लेकिन इस तरह से बात को बताया जाता, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक और उदाहरण देंगे। शी सेड टू राधा, उसने राधा से कहा आई लिव इन भोपाल दीज डेज, मैं इन दिनों भोपाल में रहती हूँ। शी सेड टू राधा, उसने राधा से कहा मैं अभी इन दिनों भोपाल में रहती हूँ। तो मैं कौन, सी की राधा। रहती हूँ इसका मतलब क्या है कि अभी भी रहती है या उस समय रहती थी जब कहा था, क्योंकि ये घटना पास्ट की है। पास्ट तो कल भी हो सकता है, और 20 साल पहले भी हो सकता है, और 100 साल पहले भी हो सकता है। लेकिन जब बात कही गई थी तब उसने कहा था कि मैं अभी भोपाल में रहती हूँ। रहती हूँ मतलब इससे कन्फ्यूजन ही होगा कि अभी भी रहती है या पहले रहती थी अब नहीं रहती। तो बात को बताने का ये जो तरीका होता है फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, क्योंकि जो भी कुछ है जैसा बोला गया था वैसे का वैसा हमने उठा के सामने वाले को बता दिया। अब उसे समझ में आए चाहे नहीं आए।
अब फ्रेंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? क्योंकि जैसे मैंने बोला डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्टली बात को बताया जाता है, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि मैं भोपाल में रह रही हूँ, तो मैं कौन है? अभी रह रही है कि पहले रहती थी? तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब किसी को कोई बात बताते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शब्दों को थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि जो व्यक्ति सुन रहा है उसे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अभी जो सेंटेंस लिखा था उसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा बदल दिया। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह एक फैक्ट्री में तब काम कर रहा था। उसने मुझसे कहा था कि वह तब उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वह कर रहा था, वह मतलब अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था। यानी जब बात कही थी उस समय कर रहा था, अभी का नहीं पता क्या है क्या नहीं है। और नाव जो था इसको हमने देन कर दिया, तब कर रहा था। इससे क्या होगा कि अब कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हमने बात तो वही बताई है लेकिन शब्दों को बदल दिया, और शब्दों को इसलिए बदल दिया कि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। बात को हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं, शब्दों को बदल के बता रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सेम दूसरा सेंटेंस था फ्रेंड, शी टोल्ड राधा दैट शी लिव्ड इन भोपाल दोज डेज। उसने राधा से कहा कि वह उन दिनों भोपाल में रहती थी, रहती थी, उन दिनों रहती थी। जब बात कही थी तब वह भोपाल में रहती थी। कब रहती थी? जब बात कही थी उस समय रहती थी, अब का नहीं पता कहाँ रहती है। इस तरह से बात को कहने से क्या होता है फ्रेंड, शब्द भले ही बदल जाते हैं लेकिन अर्थ सही तरीके से दूसरे तक पहुंचता है। तो बात को इस तरह से जो कहा जाता है इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में दो स्पीच होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके उदाहरण मैंने अभी आपको बताया। अब इसको बनाया कैसे जाता है ये थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्रेंड जैसा आप देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है, विनय सेड टू मी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी जहाँ तक कॉमा लगा है ये पूरा एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस नंबर 1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस नंबर 2। इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस में ही दो अलग अलग सेंटेंस। एक तो चीज़ ये समझना है आपको। अब इन सेंटेंस में फ्रेंड देखें तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है ये वाला, इस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा गया इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ये वाला, इसे फ्रेंड कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड यहाँ आप देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आ रही है इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है आपको, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इतना बेस ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से।
अब फ्रेंड हम देखें कि जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, विनय टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट देन। ये इस तरह से बनेगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेड टू है इसे बदल के टोल्ड कर दिया, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसे बदल दिया। दूसरा काम आप देखें तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसे हटा दिया और इसकी जगह दैट लगा दिया। ये दूसरा काम करा। यहाँ जो आई था इस आई को आप देख सकते हैं कि ही कर दिया। तीसरा काम ये करा है कि प्रोनाउन को बदल दिया। यहाँ एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जबकि यहाँ वाज प्लेइंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दिया, यानी कि टेंस को बदल दिया। ठीक है ना, टेंस बदल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस। और पांचवा काम फ्रेंड कर रहे हैं, ये जो समय सूचक शब्द नाउ इसे बदल के देन कर दिया। ये पांचवा चेंज कराया हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये 5 चेंजेस करें तो तब जाके ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना। सबसे पहला काम तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदला। दूसरा काम इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और दैट लगा दिया। तीसरा काम आई की जगह ही कर दिया। चौथा काम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसे पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। और पांचवा काम करा है नाउ को हटा करके देन कर दिया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये 5 चीज़ों को जब हम बदलते हैं तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाता है। उल्टा करेंगे, इन 5 को इस तरह से बदलेंगे तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये 5 चीज़ों को क्यों बदलते हैं, कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, क्या इनके नियम है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। फ्रेंड्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्टिव पैसिव की तरह बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन बहुत बड़ा भी है। लंबा है लेकिन बहुत आसान है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझें, नोट करें तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। फ्रेंड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ को देखते हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहती है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना रहता है और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाता है, यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलेंगे, इसके नियम देखते हैं हम। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि एक साइड डायरेक्ट स्पीच लिखा है और एक साइड लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब आ रही है वो सैड टू है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, जैसे लिखा ही सैड टू मी, यानी ये ऑब्जेक्ट है। देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब के बाद में, ठीक है ना। सैड टू लिखा है और सैड टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा है तो ये सैड टू पूरा हम चेंज कर देंगे, टोल्ड कर देते हैं। एक एक चीज को आप बहुत ध्यान से समझना अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो सेज लिखा रहेगा, एक वचन में सेज और बहुवचन होगा तो से लिखा रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का फ्रेंड टेंस कभी भी नहीं बदला जाता, ये ध्यान रखिए। जैसे यहाँ आप देखें तो ये सेकंड फॉर्म है सेड, यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म ही करी है टोल्ड। सेम इसी तरह से सेज लिखा है तो टेल्स कर देते हैं, से लिखा है तो टेल कर देते हैं, यानी टेंस नहीं बदल रहा है।
से जो वर्ब है इसको टेल वर्ब से बदल रहा है, और उसी तरह से बदल रहे हैं जैसी वो लिखी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है तो टेल को भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पास्ट में रहेगी, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगी, यानी टेंस नहीं बदल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में लिखी है, विल से लिखा है ना, तो इसको विल टेल कर देंगे। और ये सारी चीज़ें फ्रेंड हमको तभी करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो। जैसे ही सेड टू मी, है ना, ही सेज टू देम, आई विल से टू यू। तो से टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसे अकॉर्डिंगली यानी उसी टेंस में बदल देंगे। अब अगर मान के चले फ्रेंड कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, अकेला सैड लिखा है, अकेला से लिखा है, सेज लिखा है या विल से लिखा है, नो ऑब्जेक्ट यानी इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा। जैसे सेंटेंस में इस तरह से लिखा है ही सेड, और बस कॉमा लगा के यहां से ये रिपोर्टेड स्पीच आ गया, ही सेड। अब इसके बाद नहीं लिखा है कि किससे कहा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमको बदलना नहीं है। सैड है तो सैड ही रहेगा, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, और विल से है तो विल से ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब को फिर हम बदलेंगे नहीं। ये बात हम कर रहे हैं फ्रेंड असर्टिव सेंटेंस के लिए खास तौर से। कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ये भी देखना है कि कौन सा प्रकार है सेंटेंस का। कुछ उदाहरणों से फ्रेंड मैं इस चीज को क्लियर करता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाता है। जैसे लिखा है एना सेड टू मी, एना ने मुझसे कहा। यहां आप देख सकते हैं कि सेड टू जो लिखा है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर सेड टू ये पूरा हट जाएगा और टोल्ड हो जाएगा। सेड टू देखिए पूरा हटा देंगे और इसकी जगह टोल्ड कर देंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके बाद। अभी हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। दूसरा उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, शी सेज टू हनी, वह हनी से कहती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये सेज टू ये पूरा हट जाएगा और टेल्स हो जाएगा। शी टेल्स हनी, सेज टू ये पूरा हटा देंगे और इसको टेल्स कर देंगे। ये कब करेंगे? ये हमेशा बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, इसको ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट आ रहा हो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। एक और उदाहरण देखें फ्रेंड, मैरी विल से टू यू, देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैरी आपसे कहेगी, तो विल से इसको विल टेल कर देंगे फ्रेंड। विल से है, विल टेल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये मैं कब कर रहा हूं? जब ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके बाद में। अब अगर फ्रेंड ऐसी स्थिति हो कि कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, जैसे केवल इतना ही लिखा है आई सेड, ही सेड, सी सेज, ही विल से, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ध्यान रखिए कि फिर हमको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना नहीं है। सैड है तो सैड ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, और विल से है तो विल से ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब को फिर हमको बदलना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अलग अलग प्रकार के जो टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के प्रकार होते हैं, उनके हिसाब से भी हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कई नियम बदल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना आपको जरूरी है। पहला प्रकार देखें फ्रेंड, तो असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव।
अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक। जब कोई भी सकारात्मक बात कहते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल गो टू मुंबई, इंडिया इज अ बिग कंट्री, अमेरिका इज अ पावरफुल नेशन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव पहचानना बहुत आसान है फ्रेंड। जब भी कोई नॉट, नो इस तरह की चीज़ लग जाती है तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट गोइंग टू अमेरिका, है ना, सी विल नॉट हेल्प यू, इंडिया विल नॉट अटैक चाइना। तो नॉट आ रहा है, नो आ रहा है, तो ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रखिए, असर्टिव सेंटेंस सबसे पहला प्रकार, इसके दो प्रकार हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा प्रकार होता है फ्रेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में कहें तो प्रश्नवाचक कहते हैं। इंटेरोगेटिव की पहचान हमेशा फ्रेंड होती है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। ये इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क भी जरूर आएगा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। शुरुआत में आएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगर हिंदी में बात करें तो फ्रेंड हमेशा ये सेंटेंस जो होते हैं क्या से शुरू होते हैं। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या वह दिल्ली जाएगा, है ना, क्या भारत चीन पर हमला करेगा, क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, ये हमेशा क्या से शुरू होगा। जैसे आप देख सकते हैं, डू यू प्ले बैडमिंटन, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं। आर यू, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। आर यू वाचिंग अ मूवी, क्या आप एक मूवी देख रहे हैं। सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से लिखे जाते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन क्या होता है ना। क्वेश्चन, क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं प्रश्न। तो प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर रहता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में हमेशा सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो WH वर्ड से होती है, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है ना, इस तरह का कोई ना कोई, हु, हुज, हुम, विच, यानी कोई ना कोई WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आता है, शुरुआत ही इससे होगी। इसके बाद का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव के जैसा होता है, यानी पहले की हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, और यहाँ भी अंत में जो है क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए, तो जिंदगी में कभी आप परेशान नहीं होंगे। जैसे मैंने इंटेरोगेटिव में बताया था कि उसकी पहचान है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन की पहचान होती है कि WH वर्ड से ही शुरू होगा हमेशा हमेशा, और उसके बाद का सेंटेंस इंटेरोगेटिव के जैसा होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, वेयर डू यू लिव, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं। वाई हैज सी, देखिए हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, वाई हैज सी बीटन द चाइल्ड, उसने बच्चे की पिटाई क्यों की है, उसने बच्चे की पिटाई क्यों की है। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो इसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये 2-3 तरह के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कम हियर, सिट डाउन, ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेक टी फॉर अस, गो अवे, गेट आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन।
ये सारे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जब आप किसी को आदेश देते हैं, ठीक है ना, किसी को आप सलाह देते हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है इस तरह से डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। गो फास्ट, प्लांट ट्रीज। इंपरेटिव सेंटेंस में फ्रेंड दूसरा जो प्रकार होता है, ये हमेशा काइंडली या प्लीज जोड़ देते हैं, खाली जो अभी हमने सेंटेंस देखे थे उसी तरह के सेंटेंस में काइंडली या प्लीज जोड़ दिया। जैसे मैंने कहा कि कम हियर, है ना, कम हियर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, यहाँ आइए। इसी के आगे अगर हम काइंडली जोड़ दें, काइंडली कम हियर, कृपया यहाँ आइए। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो बस इतना सा अंतर है कि सेम वही सेंटेंस है, उसके आगे हमने काइंडली या प्लीज जोड़ दिया, दोनों का मतलब होता है कृपया, है ना। प्लीज सिट डाउन, प्लीज हैव लंच, प्लीज गो फास्ट, प्लीज काम डाउन, प्लीज पे अटेंशन या काइंडली पे अटेंशन। इन्हीं सेंटेंस का फ्रेंड निगेटिव डू नॉट से हो जाता है। जैसे डोंट साउट, चिल्लाइए मत। डोंट डोंट साउट एट मी, डोंट ओपन द डोर, डोंट स्मोक हियर, डोंट सिट आइडल या डू नॉट सिट आइडल। तो निगेटिव जो होते हैं वो डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। सेम इसी तरह से जो काइंडली प्लीज वाले सेंटेंस है, इनमें भी सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे डोंट साउट कह रहे हैं, इसी के आगे काइंडली या प्लीज जोड़ देंगे, है ना। काइंडली डोंट साउट, प्लीज डोंट साउट, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डोंट स्मोक। ठीक है ना, सेम चीज है। अब देखते हैं फ्रेंड तीसरा प्रकार, जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं। ये सारी चीजें फ्रेंड मैं आपको वर्ब के चैप्टर में बता चुका हूं। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आप वर्ब के वीडियोस जो डले उनको देखेंगे तो उनमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेट वाले सेंटेंस भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वर्ब के चैप्टर में ही बताया, एक्टिव पैसिव का जो वीडियो हो उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, इनका अर्थ हिंदी में बोलें तो इस तरह से निकलता है, खाने दो, जाने दो, सोने दो, या खाने दीजिए, जाने दीजिए, सोने दीजिए, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए, बच्चों को खेलने दो, उसे घर जाने दो, हमें चैन से खाना खाने दो, उसे अपना काम करने दो, ठीक है ना। मजदूरों को मकान बनाने दीजिए, उन्हें अपने घर जाने दीजिए, उसे कंप्यूटर चलाने दीजिए, बच्चों को खेलने दीजिए। तो इस तरह से अर्थ निकलता है, खाने दो, जाने दो, सोने दो, या खाने दीजिए, जाने दीजिए, इस तरह से। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, लेट मी स्लीप फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए, या मुझे थोड़ी देर सोने दो। इसी तरह के फ्रेंड्स इसका चौथा प्रकार और होता है, ऐसे सेंटेंस जो लेट्स से शुरू होते हैं। लेट्स, लेट के बाद ये एपोस्ट्रोफी और एस। एक्चुअल में फ्रेंड ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिखते हैं। ये इस वाले लेट वाले सेंटेंस से अलग होता है, क्योंकि इनका अर्थ निकलता है चलो हम, या आओ हम। जितने भी नारे देखते हैं आप, वो लेट्स से लिखे होते हैं। जैसे आओ हम पेड़ लगाएं, आओ हम अपने देश की सेवा करें, ठीक है ना। लेट्स प्लांट ट्रीज, आओ हम पेड़ लगाएं। लेट्स क्लीन आवर सिटी, लेट्स हेल्प देम, है ना। लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स हैव लंच नाउ, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेलें। फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है इनको।
ना ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है जहां अभिवादन किया जाता है किसी का। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे ग्रीट करते हैं, ग्रीट, ग्रीट यानी अभिवादन करना, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहें तो ग्रीट करना या विश करना। जैसे किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो उसे कहते हैं भाई गुड मॉर्निंग। आपके टीचर से मिले तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं फेयरवेल, टाटा, बाय बाय, अलविदा। तो इसे कहते हैं ग्रीट करना या विश करना। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से लिखा जाता है। जब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं अलविदा, फेयरवेल माय फ्रेंड्स, अलविदा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो एक प्रकार तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है जिसमें अभिवादन किया जाता है। दूसरा प्रकार होता है फ्रेंड जब किसी को हम दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देना या दुआएं देना। जैसे बड़े बूढ़े हमको दुआएं देते हैं, दूधो नहाओ, पूतो फलो, जुग जुग जियो, लंबी उम्र हो आपकी। किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो जल्दी ठीक हो जाए, भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। भगवान, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। किसी को बद्दुआ दे रहे हैं ना, बड़े बूढ़े या कोई किसी के साथ कोई बुरा काम कर देते हैं तो उसे जैसे बद्दुआ देते हैं कि उसका उसका बुरा हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी इस तरह का। तो श्राप देना, आशीर्वाद देना, दुआएं देना, प्रार्थना करना भगवान से, इस तरह के सेंटेंसेस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस की पहचान है, ये हमेशा में से शुरू होते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी इंटेरोगेटिव के जैसा लिखा जाता है। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, जबकि इसमें आता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ये इस तरह का एक डंडी आएगी और नीचे बिंदी आएगी, इस साइन को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। हमेशा में से शुरू होगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा और अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। उदाहरण आप देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे जुग जुग जियो, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। मे गॉड फुलफिल योर ऑल डिजायर, भगवान आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करे। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं फ्रेंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक या आश्चर्य सूचक। जब कोई ऐसी घटना हो जाती है कि कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है, भौचक्का रह जाता है। जैसे कोई, आपने देखा बहुत बड़ी इमारत है, मैंने कहा हे भगवान इतनी बड़ी इमारत, ओ गॉड, हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है ना। ओ नो, आपकी उंगली कट गई, हे भगवान भारत मैच हार गया। तो आश्चर्य का भाव दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर आता है फ्रेंड, इसका नाम ही है एक्सक्लेमेटरी साइन। कुछ में इस तरह से लिखा रहता, ओ नो, ओ गॉड, वाओ, हुर्रा। इससे भी पहचान सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे ओ यू हैव लॉस्ट द मैच, ओ आप मैच हार गए। वाओ वी विल बाय दिस कार, खुशी का भाव आ रहा है, वाओ हम इस कार को खरीदेंगे। आश्चर्य हो रहा, अरे इस कार को खरीदेंगे।
तो ये होते हैं फ्रेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये दोनों तीनों तरह से जानना जरूरी है। फिलहाल हम जो कर रहे हैं नरेशन, इसके हिसाब से जानना जरूरी है। ये सारे प्रकार के सेंटेंसेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी आते हैं, इसलिए इसको उस हिसाब से जानना भी जरूरी है। दूसरा फ्रेंड, आजकल डायरेक्टली इस तरह की एरर आने लगी कि 4 सेंटेंस दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे ये किस प्रकार का सेंटेंस है। इम्परेटिव है, इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा प्रकार है। तो उस तरह से भी ये सेंटेंसेस को पूछा जाता है, इसलिए हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया था, जैसे इस सेंटेंस को आप देखें, ही सेड टू मी, ठीक है ना, ही सेड टू मी, और उसके बाद देखिए ये कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, और इस इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर रहे हैं। देखिए पहले सेंटेंस जहाँ खत्म होता है वहाँ कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद फिर इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, इसमें एक सेंटेंस आता है, इसको बंद करेंगे और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। ये लिखने का तरीका होता है पंक्चुएशन। कॉमा लगाएंगे, पहला सेंटेंस जब खत्म होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाने के बाद उसे बंद करेंगे। तो जब डायरेक्ट से फ्रेंड इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इन दोनों को हटा देते हैं। और जब मैंने आपको पहला प्रकार बताया था असर्टिव सेंटेंस, क्या ना, असर्टिव सेंटेंस जो पहला प्रकार बताया, अभी फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में इस कॉमा को हटा करके, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर 2 है। पहला रूल हमने देखा है रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाता है। जैसे यहाँ सेड टू के बाद मी है, तो सेड टू पूरा हट जाएगा और टोल्ड हो जाएगा। दूसरा क्या करना है हमको, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाना है इसकी जगह। ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम हमने देखा था फ्रेंड, जैसे यहां भी आप देख सकते हैं कि जो आई है इसे ही कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें लिखा ही सेड टू मी आई एम इल, उसने मुझसे कहा मैं बीमार हूं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो ये हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, आई को ही कर दिया, यानी कि प्रोनाउन को बदल रहे हैं, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदल रहे हैं। तो अब हमको ये देखना है कि ये पहली बात तो क्यों बदल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि इसको बदलना कैसे, यानी इसका नियम क्या होता है, कैसे बदला जाता है इनको। तो फ्रेंड, जो रूल नंबर 3 है प्रोनाउन को बदलने के नियम, है ना, रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, जैसे ही लिखा है, सी लिखा है, आई लिखा है, या कुछ भी लिखा है, तो इन्हें कैसे बदला जाता है ये देख रहे हैं हम, रूल नंबर 3, है ना, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलने के नियम। अब प्रोनाउन का चैप्टर मैं आपको बहुत डिटेल में करा चुका हूं फ्रेंड्स। प्रोनाउन में जितने भी प्रोनाउन होते हैं इन्हें पर्सन के आधार पर बांटा जाता है। पर्सन का मतलब होता है जब कोई बात कहता है तो जो जो कहता है, कहने वाले को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जिससे कही जाती है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कही जाती है उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। तो पर्सन के आधार पे प्रोनाउन को बांटा जाता है। यहां आप देख सकते हैं फ्रेंड कि पर्सन जैसे कि फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो होता है आई और मी। आई और मी, ये ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन।
ये होता है आई और वी। आई और वी यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। लेकिन प्रोनाउन के चैप्टर में आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव यानी कि एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। यानी केवल आई नहीं लिखा जाता हर जगह। अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई से मी बन जाता है। पॉसेसिव प्रोनाउन यानी कि एडजेक्टिव के रूप में जब लिखते हैं तो माय लिखा जाता है। पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माइन। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, यानी आई से मी, माय, माइन और माई सेल्फ, तो ये सारे ही जो है फर्स्ट पर्सन है। केवल आई ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई से जितनी भी चीज़ें बनती हैं ये सारे ही फर्स्ट पर्सन। सेम इसी तरह से वी होता है अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्फ्स, ये वी से बनने वाली चीज़ें। तो आई और वी ये जो है फर्स्ट पर्सन, और इनसे जितनी भी चीज़ें बनेंगी ये भी फर्स्ट पर्सन। इसके बाद फ्रेंड सेकंड पर्सन, यानी जिससे बात कही जाती है, जो बात कहता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जिससे बात कही जाती है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन एक ही होता है यू। सब्जेक्ट के रूप में यू लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू लिखा जाता है। पॉसेसिव प्रोनाउन होता है योर, पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होता है अगर एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ, और एक से ज़्यादा है तो योर सेल्फ्स लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड प्रोनाउन के चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप एक बार प्रोनाउन का वीडियो जितने भी हैं वो देखें ध्यान से, तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट होता है फ्रेंड थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन तो फ्रेंड मेरा एक सजेशन है, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। आप केवल इतना याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन जो है वो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। इतना याद कर लीजिए कि आई और वी ये है फर्स्ट पर्सन, और आई और वी से जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो सब भी फर्स्ट पर्सन है। यू जो है ये सेकंड पर्सन है। बस इतना याद करना है आपको। आई और वी फर्स्ट पर्सन और यू हो गया सेकंड पर्सन। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं वो सारी थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। यानी कि ही, सी, इट ना, ही, सी, इट और दे। इसके अलावा यदि किसी का नाम लिखा है यानी नाउन है तो ये भी थर्ड पर्सन में आ जाता है ना। ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट का बहुवचन होता है दे। और अगर किसी का नाम लिखा है जैसे राम लिखा है, इंडिया लिखा है, दिल्ली लिखा है, तो ये भी थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो याद केवल इतना ही करना है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड ये तो हमने देखा प्रोनाउन को पर्सन के आधार पे किस तरह से बांटा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसे कैसे बदलना है। तो देखिए पहला नियम तो ये कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा हो, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा हो यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन आ रहा हो तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके पहले आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच।
ठीक है ना, ध्यान से एक एक चीजें समझना है आपको। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसे क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। ठीक है ना। अब इसको कैसे बदला जाता है ये समझते हैं। जैसे हम माने कि एक सेंटेंस लिखा है जिसमें आई आ रहा है, कहीं पे मी आ रहा है, कहीं माय आ रहा है, माइन आ रहा है, या माई सेल्फ आ रहा है, यानी इनमें से कोई भी आ रहा है, तो ये सारे ही फर्स्ट पर्सन। तो देखिए फ्रेंड, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हमको बदलना किससे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना। अब यहाँ पे आप देखें तो सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन लिखा है। अर्जुन का मतलब है कि मेल, पुरुष है। तो कोई भी एक पुरुष है फ्रेंड, तो हमको ये मान के चलना है कि वो ही है। अगर यहाँ अर्जुन की जगह राधा होता तो फिर सी मान के चलते हैं हम उसको। अगर यहाँ पे कोई जानवर लिखा होता, डॉग, हॉर्स, लॉयन, तो इट मान के चलते हैं। ठीक है ना। तो बदलना इस तरह से कि हमको जो भी यहाँ पे अगर नाउन लिखा है तो उसे हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर किसी आदमी का नाम है तो ही, महिला का नाम है तो सी, किसी जानवर निर्जीव वस्तु का नाम है तो इट, और अगर कोई भी बहुवचन है जैसे चिल्ड्रन, पीपुल, पुलिस, तो फिर देख मान के चलेंगे। अब बदलना कैसे है फ्रेंड, ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हम ही का सब्जेक्टिव केस कर देंगे, आई को ही कर देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ही का हम कर देंगे हिम। माय का कर देंगे हिज, माइन का कर देंगे हिज, और माई सेल्फ का कर देंगे हिमसेल्फ। यानी कि हमको क्या करना है, आई से बनने वाली जितनी भी चीजें हैं तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेंगे। यानी आई है तो ही कर देंगे, मी है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, हिम कर देंगे। माँ है तो हिज कर देंगे, माइन है तो हिज कर देंगे, और माई सेल्फ है तो हिम सेल्फ कर देंगे। यानी अकॉर्डिंगली बदलते जाएंगे, जो केस लिखा है उसी केस में उसको बदलेंगे और फिर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जैसे एक और उदाहरण, चिल्ड्रन सेड टू फादर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जो है रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे लिखा है वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, यानी वी से बनने वाली कोई भी चीज़ है, यानी कि सारे ही फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम काहे से बदलते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है चिल्ड्रन, बहुवचन है तो हम इसको दे मान के चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए वी जहाँ पे लिखा है वहाँ इसको हम दे कर देंगे क्योंकि सब्जेक्टिव केस। वी से ऑब्जेक्टिव केस बनता अस, तो दे से बना देंगे देम। ऐसी आवर से हो जाएगा देयर, आवर्स लिखा है तो देयर्स कर देंगे। ऐसी आवर सेल्फ्स लिखा है तो इसको देम सेल्फ्स कर देंगे। यानी आप इन चीज़ों को समझें ध्यान से कि सब जगह दे नहीं लिखना है, जो केस आ रहा है उसी केस में उसे बदलने के बाद हमको लिखना है ना। जैसे वी लिखा है तो दे करना है, अस लिखा है तो फिर देम करना है, आवर लिखा है तो देयर करना है। दे से बनाएंगे लेकिन अकॉर्डिंगली बनाएंगे। एक और उदाहरण देखें फ्रेंड, मदर सेड टू सन, और वही आई या आई से बनने वाली कोई भी चीज़ आ रही है तो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि हम सब्जेक्ट से बदलेंगे। ठीक है ना। सब्जेक्ट दिया है मदर तो हम सी मान के चलेंगे, यानी सी के हिसाब से बदलना। तो जहाँ आई लिखा है वहाँ सी आ जाएगा, जहाँ मी लिखा है वहाँ सी से हर बन जाएगा, ये भी हर हो जाएगा, ये हर्ष हो जाएगा,
ये हर सेल्फ हो जाएगा। अकॉर्डिंगली बदलते जाएंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो जिंदगी में आप कभी परेशान नहीं होंगे। अब आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच मतलब ध्यान रखिए हमेशा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो रहा हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के है ना, रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है तो क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। जैसे यहां देखें आप तो इस सेंटेंस में आलिया सेड टू मी और उसके बाद एक जगह यू योर्स या योर सेल्फ, इस तरह से यू से बनने वाली कोई भी चीज आ रही है। यू सारा सेकंड पर्सन होता है, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट से बदलना है। ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो जहाँ पे देखिए अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के पहले है तो यहाँ पे इसको आई कर देंगे, वर्ब के बाद है तो मी कर देंगे, योर है तो माय कर देंगे, योर्स है तो माइन कर देंगे, योर सेल्फ है तो इसको माई सेल्फ कर देंगे। यानी आई से बनने वाली चीज़ों में बदलते जाएंगे। जो भी केस है, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन है तो पॉसेसिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो उसको उसी तरह से बदल देंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट पर्सन को हमको सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अब अगर थर्ड पर्सन हो तो क्या करें, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर थर्ड पर्सन है तो इसे बदला नहीं जाता है ना। थर्ड पर्सन आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा है वैसे ही रहेगा। और ही लिखा है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, दे है तो दे रहेगा, और किसी का नाम लिखा है यानी नाउन आ रहा है तो नाउन को नाउन वैसे का वैसा करेंगे, यानी नो चेंज, कुछ नहीं बदलना। उदाहरण देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, राम हैज फोन्ड, राम ने फोन किया था। उसने मुझसे कहा राम ने फोन किया था। तो देखिए सेड टू जो है इसको तो कर दिया टोल्ड, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन आ रहा है राम, तो कोई चेंज नहीं करेंगे। जो थर्ड पर्सन है राम यहाँ लिखा है तो यही यहाँ पे भी राम ही आ जाएगा, कोई भी चीज़ को नहीं बदलना। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल केवल नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एक और उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, शीतल सेड टू अस दे आर फाइटिंग विद वन अनदर, शीतल ने हमसे कहा वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए सेड टू हो गया टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट, है ना, शीतल टोल्ड अस दैट। अब यहाँ आप देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आ रहा है दे, दे क्या होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को बदला नहीं जाता फ्रेंड। दे है तो दे ही रहेगा, इनडायरेक्ट में भी, ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो ही हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना, ठीक है ना। अगर वो पास्ट में नहीं है तो टेंस नहीं बदलना।
अब दूसरा सवाल ये आता है कि बदलना है तो कैसे बदलें। तो इसके लिए ये टेबल है फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा है, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, तो आपको क्या करना है, उसे पास्ट इंडेफिनाइट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए। सिंपल आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो टेंस प्रेजेंट का है उसी को हमको पास्ट में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से जो प्रेजेंट है वही पास्ट हो जाएगा। अब ये तो प्रेजेंट में होगा तब होगा, लेकिन अगर मान के चलें कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट में ही लिखा है, पास्ट इंडेफिनाइट में लिखा, तो फिर क्या करना है, देखिए पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं, ठीक है ना। जो प्रेजेंट में होगा वो तो प्रेजेंट ही हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट करना है बस खाली। लेकिन अगर पास्ट में ही है तो पास्ट इंडेफिनाइट को करना है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। और अगर पास्ट परफेक्ट में ही है ना, अगर पास्ट परफेक्ट में लिखा है सेंटेंस तो नो चेंज, यानी कि बदलना नहीं है टेंस को, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में ही है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नो चेंज, यानी टेंस जो है वही का वही टेंस रहने देंगे, उसको बदलेंगे नहीं। अब अगर फ्यूचर में लिखा है फ्रेंड तो फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो विल या सेल जरूर आएगा। बस सिंपल आपको क्या करना, विल और सेल को हटा के वुड कर दीजिए। फ्यूचर का कोई सा भी हो, इंडेफिनाइट कंटिन्यूअस परफेक्ट कोई सा भी, तो विल सेल जरूर आएगा। तो बस इतना कर दीजिए कि विल सेल की जगह वुड कर दीजिए। अब अगर बात करेंगे मॉडल वर्ब लिखिए तो मे आ रहा है तो माइट कर दीजिए, कैन आ रहा है तो कुड कर दीजिए। एक और तरीके से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है उसमें इज एम आर आ रहा है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है उसमें इज एम आर आ रहा है, जैसे लिखा है इंडिया इज ग्रेट, ठीक है ना, तो इज एम आर को आप हटा के वाज वर कर दीजिए, अपने आप टेंस बदल जाता है। यहाँ पे इज एम आर आ रहा है उसको वाज वर कर दीजिए, टेंस अपने आप बदल जाएगा। इसी तरह से हैज हैव आ रहा है तो हैड कर दीजिए, टेंस अपने आप बदल जाएगा। अब अगर बात करें कि कैन और मे के अलावा कोई दूसरा मॉडल वर्ब आ रहा है, जैसे शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, ऐसे बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, तो कैन और मे को छोड़ के कोई भी दूसरा मॉडल वर्ब आ रहा है तो ये चीज भी ध्यान रखिए, नो चेंज, फिर उसे बदला नहीं जाता। शुड है तो शुड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, उसे बदलेंगे नहीं। फिर केवल कैन का कुड करते हैं और मे का माइट करते हैं बस। इसी तरह से अगर परफेक्ट टेंस आ रहा है, यानी हैड लिखा है, हैड प्लस V3, तो नो चेंज, इसे बदला नहीं जाता, इसका टेंस फिर बदला नहीं जाता फ्रेंड्स, है ना। तो ये टेंस बदलने के सारे नियम हैं। जब हम इनके उदाहरण करेंगे ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स ऐसे कुछ यदि आप में से स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंस अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि पहले टेंस क्लियर करिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको टेंस पहचानना नहीं आएगा।
अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उसको देख करके हम पहचान ही नहीं पा रहे कि ये सेंटेंस का टेंस कौन सा है, तो फिर आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपके लिए असंभव है। पहले टेंस, मॉडल वर्ब, इनको अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव भी करेंगे, तो उसके लिए पहले जानना जरूरी है। आइए फ्रेंड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की आखिरी चीज जो है, रूल नंबर 5, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई समय सूचक शब्द आ रहा हो, है ना, समय सूचक शब्द जैसे टुडे, टुमारो, नाउ, देन, है ना, ये समय सूचक शब्द होते हैं। तो इन्हें कैसे बदलना है और कब बदलना है, और बदलना भी है कि नहीं बदलना, ये देखना। तो ये ध्यान रखिए, यदि कोई समय सूचक शब्द आ रहा है ना, जैसे ये लिखे हैं आपके सामने, तो ये बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ये चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इन समय सूचक शब्दों को बदल दिया जाता है। पास्ट में जैसे ही सैड टू मी, सैड क्या है, ये पास्ट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इन समय सूचक शब्दों को हमको बदल देना। कैसे बदलना है, इसके लिए टेबल आपके सामने है। अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा है टुडे, तो उसे कर देंगे दैट डे, है ना। टुमारो लिखा है तो उसे कर देंगे द फॉलोइंग डे। अगर यस्टरडे लिखा है यानी बीता हुआ कल, तो उसे कर देते हैं द प्रीवियस डे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है दिस, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो जब उसे कर देंगे दैट। यदि लिखा है दीज, उसे कर देते हैं दोज। सेम इसी तरह से फ्रेंड, यदि लिखा है नाउ, है ना, नाउ यानी अभी, अभी, तो देन कर देते हैं। जस्ट यानी बिल्कुल अभी, हाल ही में, तो इसे भी देन कर देते हैं। बहुत बार फ्रेंड इस तरह से लिखा रहता है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट जनवरी, यानी पिछली जनवरी, पिछली रात, पिछले सप्ताह, पिछले साल, यानी लास्ट प्लस कोई भी चीज आ रही हो, तो जो लास्ट है उसको द प्रीवियस कर दीजिए खाली। जैसे लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट मंडे तो द प्रीवियस मंडे। इसी तरह से नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नेक्स्ट को हटा के कर दीजिए द फॉलोइंग, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंडे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ भी नेक्स्ट लिखा है उसे द फॉलोइंग कर देंगे, जहाँ जहाँ भी लास्ट लिखा है उसे द प्रीवियस कर देंगे। यदि हियर लिखा है यहाँ, तो देयर कर देंगे वहाँ। हैंस इसलिए, ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं थैंक्स, मतलब उस लिए। एगो यानी होता है पहले, तो इसे बदल के कर देते हैं बिफोर। दोनों का मतलब एक ही, पहले। कभी कभी फ्रेंड कम लिखा होता है, जैसे मे आई कम इन, तो अर्थ को समझ के हमको कभी कभी उसको गो करते हैं। ये देखिए समटाइम्स मतलब कभी कभी, यानी पहले अर्थ समझना पड़ेगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसको जब हम चेंज करेंगे, क्या वह अंदर जा सकता था, जा सकता था, तो कभी कभी काम का गो भी किया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, ये सारे नियम हमने देख लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जितने भी नियम होते हैं, असर्टिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए फिलहाल देख रहे हैं हम। अब एक बार में ये नियम याद करना लगभग असंभव है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इन्हें बार बार देखें, ताकि ये सारे नियम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख लें रजिस्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके उदाहरणों से इनको और क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।